परसिस्टेंट कफ यानी लगातार खांसी, जो खांसी 8 हफ्ते से आगे चल रही है, 8 हफ्ते से भी ज़्यादा आ रही है और नॉर्मल दवाइयों से ठीक नहीं हो रही है, तो क्या हो सकते हैं इनके कारण, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद है अच्छे से होंगे, सब हेल्दी होंगे, खुश होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परसिस्टेंट कफ यानी लगातार खांसी। लगातार खांसी वो है जो 8 हफ्ते से भी ज़्यादा चलती जा रही है और दवाइयाँ लेने के बावजूद उसमें आराम नहीं आ रहा है। इसको हम परसिस्टेंट कफ बोलते हैं, क्रॉनिक कफ भी बोलते हैं, या हिंदी में यूँ कहें सरल भाषा में लगातार जो खांसी आ रही है। 90% कारणों की बात की जाए तो उसमें अस्थमा, आपका पोस्ट नेज़ल ड्रिप और एक एसिडिटी जो होती है GORD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स, वो है जो इसका कारण बनती है। लेकिन आज हम इन बेसिक कारणों के अलावा कुछ ऐसे सीरियस कारणों की बात करेंगे जो कि परसिस्टेंट कफ में अंडरलाइंग कंडीशन होती है, जो कि सीरियस हो सकती है। तो आज हम ऐसे 4 मेन रीज़न्स यानी कारणों की बात करेंगे जो कि सीरियस अंडरलाइंग कंडीशन होती है परसिस्टेंट कफ के लिए। तो आइए इन चारों की बात करते हैं। उसमें से जो पहले नंबर पे हम बात करते हैं वो है लंग कैंसर यानी फेफड़े का कैंसर। नंबर 2 पे हम बात करेंगे हार्ट फेलियर की। हार्ट यानी दिल जो होता है वो जब फेल हो जाता है तो वो भी एक कारण है लंबी खांसी का यानी लगातार खांसी का। नंबर 3 पे हम बात करेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जो खून का थक्का जम जाता है हमारी नसों में और वो आके फेफड़े में जम जाए तो उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं। और इसके अलावा नंबर 4 पे हम बात करेंगे टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस, तपेदिक की। ये भी लगातार खांसी का एक मुख्य कारण है जो कि सीरियस हो सकता है। तो आइए हम पहले नंबर की बात करते हैं, वो है लंग कैंसर यानी फेफड़े का कैंसर। फेफड़े का कैंसर एक अंडरलाइंग कंडीशन होता है जो कि एक पर्टिकुलर एज यानी जो सीनियर एज ग्रुप है, यूँ कहें कि 50 प्लस या 60 प्लस लोगों में होता है, जो लोग स्मोकर हैं। और इनमें जो खांसी आती है वो कॉन्टीन्यूसली चलती है, नॉर्मल मेडिसिन से जाहिर सी बात है ठीक नहीं होगी और लगातार वर्स होती जाएगी। खांसी में बलगम आएगा और बलगम में ब्लड आएगा, ब्लड जो है ब्राइट रेड आएगा। इसके साथ साथ वज़न कम होएगा और वज़न कम होने के साथ साथ इसमें एपेटाइट लॉस भी रहेगा। तो खांसी जो लगातार बढ़ती जा रही है, सांस फूल रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, वज़न कम हो रहा है और बलगम में ब्लड आ रहा है और एक एज अगर हम सीनियरिटी की ले लें तो उसमें चल रहा है, तो ऐसी खांसी जो लगातार आ रही है वो एक अंडरलाइंग सीरियस जो कारण होता है लंग कैंसर वो हो सकती है। इसके इलाज के बारे में बात करें तो इसका इलाज शुरू होता है आपके कंसल्टेशन से। कंसल्टेशन में आपका एक्सरे होगा। मोस्ट ऑफ द जो कैंसर्स होते हैं तो एक्सरे में दिखाई पड़ते हैं। फिर इसके अलावा उसकी क्लैरिटी के लिए CT स्कैन किया जाएगा और CT स्कैन के बाद कंफर्मेशन के लिए बायोप्सी होगी। तो ये रही बात लंग कैंसर की। दूसरी हम बात करें जो लगातार खांसी का रीज़न बन रही है वो है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में सांस फूलता है और एक्टिविटी के साथ ये वर्स हो जाता है, यानी सांस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब आप कोई काम करते हैं। और हार्ट फेलियर में एक जो खांसी आती है और जो सांस फूलता है वो वाइल लाइंग डाउन, जब आप लेटते हैं, लेटने के बाद सांस एकदम से फूलना बढ़ जाता है, क्योंकि जब आप लेटते हैं तो फेफड़े में जो खून की नलियां हैं उनमें प्रेशर बढ़ता है, तो उसकी वजह से सांस जो है बढ़ जाती है। इसके अलावा पैरों में सूजन होगी, जो है लेग में स्वेलिंग है, फीट में स्वेलिंग है। जो आपका खांसी में बलगम आ रहा है वाइट भी हो सकता है, वाइट के साथ वो पिंकिश कलर का भी हो सकता है, उसमें ब्लड के स्पॉट्स भी हो सकते हैं। हार्ट फेलियर में पैल्पिटेशन होता है। पैल्पिटेशन यानी आपके दिल की धड़कन बढ़ी रहेगी, आपको ऐसा लगेगा कि मेरा जो हार्ट है वो बहुत फास्ट बीट कर रहा है, साथ में घबराहट रहेगी, चक्कर भी आ सकता है। तो ये सिम्टम्स हार्ट फेलियर के हो सकते हैं जिसमें कि खांसी जो लगातार आ रही है और नॉर्मल दवाइयों से ठीक नहीं हो रही है। इलाज की बात करें तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले कंसल्टेशन में जाएंगे, आपका ECG किया जाएगा। ECG होगा, एक्सरे होगा
और वहीं से एक कैच मिलने लगता है कि यस, ये जो खांसी का जो कारण है, जो अंडरलाइंग रीज़न है, ये हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा है। नंबर 3, अगले नंबर 3 की बात करते हैं। उसमें हमने रखा है पल्मोनरी एम्बोलिज्म को। पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है कि हमारे जो खून की नलियां हैं, आर्टरीज हैं, उनके अंदर खून का थक्का जम जाता है। हो सकता है पैरों की आर्टरीज में खून का थक्का जमे। ये उन लोगों में ज़्यादा होता है जो लोग एक्टिविटी कम करते हैं, जो लोग बेड रिडन होते हैं यानी बिस्तर पे होते हैं, मोबाइल नहीं होते हैं, घूम फिर नहीं रहे हैं, एक ही जगह बैठे हुए, हो सकता है किसी बीमारी के कारण। तो क्या होता है कि खून की धमनियों में, नलियों में जो खून का थक्का जम जाएगा और वो जो वहाँ से थक्का टूट के निकलेगा ब्लड की स्ट्रीम में, ब्लड की धारा में, तो वो पहुँचते पहुँचते हार्ट में जो है पहुँचेगा और हार्ट जब उसको पंप करेगा तो वो आके फेफड़े में आएगा और फेफड़े में एक जगह आके वो कहीं पे अटक जाएगा, क्योंकि फेफड़े में जो खून की नलियां हैं वहाँ पे बहुत सारी डायरेक्शन बाइफरकेट होती हैं। उनके एक ट्री, पेड़ के जैसा ब्रांचिंग होती है, ब्रांचिंग नुमा स्ट्रक्चर है, उसमें आके कहीं अगर फंस गया तो वहाँ की वो ब्लड सप्लाई रोक देगा फेफड़े में। तो जाहिर सी बात है, ब्लड सप्लाई रोक देगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई भी रुक गई। तो वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई तो सांस फूलेगा, खांसी आएगी। और इसमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म में भी बलगम में ब्लड आ सकता है और एक्टिविटी के साथ सांस बहुत ज़्यादा फूलती है। पैल्पिटेशन, इसमें भी घबराहट होती है, दिल की धड़कन बढ़ी होती है। और मोस्ट ऑफ द जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म का जो खून का थक्का है पैरों में से होके आता है, तो पैरों में दर्द भी होता है, पैरों में सूजन भी हो सकती है, एंकल एडिमा, पैरों में स्वेलिंग भी हो सकती है। रही बात ट्रीटमेंट की, अगेन कंसल्टेशन के बाद एक्सरे होगा छाती का, ईसीजी होगा, ईसीजी के, और उसमें ऑक्सीजन लेवल आपका चेक किया जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑक्सीजन लेवल कम होता है। और इसके अलावा फाइनल कंफर्मेशन में एक वीक्यू स्कैन होता है। स्कैनिंग की जाएगी कि जितना ऑक्सीजन आपके फेफड़े में जाना चाहिए और जितना ब्लड जाना चाहिए उसका रेशो कितना है। रेशो जो है गड़बड़ आएगा वीक्यू स्कैन। तो ये ऐसे डायग्नोसिस बनती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म की। तो ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म है जो कि खांसी का एक कारण बनती है, जो कि लंबी खांसी चलती है और नॉर्मल दवाइयों से ठीक नहीं होगी। इसके अलावा हम आते हैं ट्यूबरकुलोसिस, फाइनली नंबर 4 पे। टीबी का जैसे हम सभी जानते हैं 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है तो बलगम की जांच जरूर कराएं। गवर्नमेंट की गाइडलाइन भी कहती है। खांसी हो सकती है, सूखी खांसी हो सकती है या फिर बलगम वाली खांसी भी हो सकती है। बुखार आता है, बुखार मेनली जो है इवनिंग राइज होता है यानी शाम के वक्त होता है और बुखार बहुत जो है ज़्यादा नहीं होता, माइल्ड फीवर या मॉडरेट माइल्ड फीवर होता है। बलगम आता है, बलगम में ब्लड आ सकता है। इसके साथ साथ वज़न कम होता है, भूख नहीं लगती, भूख लगना बंद हो जाती है, छाती में दर्द हो सकता है। तो ये ऐसी खांसी जो कि लगातार चल रही है और इन सिम्टम के साथ चल रही है, फीवर के साथ चल रही है, तो ट्यूबरकुलोसिस है। तो जाहिर सी बात है नॉर्मल एंटीबायोटिक से और नॉर्मल दवाइयों से ये ठीक नहीं होगा। और ऐसी तकलीफ़ अगर चल रही है तो ये एक इशारा करती है कि ये टीबी हो सकता है। और इंडिया वैसे भी एंडेमिक है ट्यूबरकुलोसिस के लिए। तो किसी को अगर 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है, बुखार है, तो सबसे पहले टीबी का टेस्ट तो होता ही है। और ट्रीटमेंट में वही जो है बलगम की जांच, टीबी के लिए एक्सरे होता है और बलगम में टीबी की जांच होगी। इसके अलावा कंफर्मेशन के लिए कुछ और भी जांचें होती हैं, जैसे कि जीन एक्सपर्ट है, उसमें भी जांच की जाती है कि बैक्टीरिया है तो कौन सी दवाइयों के लिए सेंसिटिव है। और इलाज 6 महीने से लेके शुरू होता है और कई बार जैसे अगर बोन टीबी होती है, ब्रेन टीबी होती है तो 1.5 साल से 2 साल तक चलता है। तो ये है आज ओवरव्यू। जो लंबी खांसी चलती है उसके अंडरलाइंग जो सीरियस कंडीशन होती हैं, 4 कंडीशंस की हमने बात की। पहला लंग कैंसर, दूसरा हार्ट फेलियर, तीसरा पल्मोनरी एम्बोलिज्म और ट्यूबरकुलोसिस यानी तपेदिक। तो आप अगर ऐसा लंबी खांसी चल रही है और ऐसे कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं तो अपने फिजिशियन के पास आप कंसल्टेशन ज़रूर करें, टाइम वेस्ट नहीं करें। और अगर बलगम में ब्लड आता है, जैसे बलगम में ब्लड आ रहा है, ये हमने देखा कि लंग कैंसर में भी आ रहा है, हार्ट फेलियर में भी आ रहा है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में भी आ रहा है और तपेदिक यानी ट्यूबरकुलोसिस में भी आ रहा है। तो खून जो बलगम में ब्लड आना, वैसे ही अगर किसी के जो बलगम में ब्लड आता है तो वो देख के एकदम घबरा जाता है तो डॉक्टर के पास तो जाना ही होता है। फिर ऐसे लोगों का तो ट्रीटमेंट जल्दी प्रॉम्प्टली स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जिनके बलगम में ब्लड नहीं आता, सिर्फ खांसी आ रही है, तो ऐसे लोग कई बार
लेट हो जाते हैं। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए अगर खांसी लंबी चल रही है तो अपने फिजिशियन के पास आप विज़िट करें, ताकि जो टाइम वेस्ट ना होए, गोल्डन जो पीरियड हमारा होता है वो वेस्ट ना होए, और जल्दी से डायग्नोसिस बन सके और उसका प्रॉम्प्टली और प्रॉपरली ट्रीटमेंट हो सके। तो ये था आज परसिस्टेंट कफिंग के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर किसी टॉपिक पर बात करते हैं। थैंक यू, स्टे हेल्दी।